हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा पर्टिकुलर इवेंट था जिसका इंतज़ार हर कोई कर रहा था, बट यूजुअली हमने कल के दिन भी डिस्कस किया था कि प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि ये इवेंट हम लोग को बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही देखने को मिल जाए। किस पॉइंट की हम लोग बात करें तो हम बात करें HDFC बैंक के Q3 के रिजल्ट। कल के दिन भी ये पॉइंट मैंने हाईलाइट करके आपको बताया था कि बोला गया था कि भाई 6 बजे के आसपास आ जाएंगे शाम को नंबर। ठीक है, तो 6 बजे आ जाए, 7 बजे आ जाए, 8 बजे आ जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहती है कि ड्यूरिंग द मार्केट आएंगे या फिर आफ्टर मार्केट आएंगे। ड्यूरिंग द मार्केट HDFC बैंक के नंबर हम लोग को देखने को नहीं मिले, और जैसे अभी 3:30 यहाँ पे बज गया, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो BSE ने यहाँ पे मतलब नंबर्स उनके इन्फॉर्म यहाँ पे हो चुके हैं। रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें HDFC बैंक के Q3 के रिजल्ट, टाइमिंग आप देख सकते हो, लगभग लगभग हम कह सकते हैं 4 के करीब नंबर हम लोग को ये अपलोड होते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब ये ओवरऑल मैं आपको बात क्यों बता रहा हूँ कि हाँ, कल के दिन हम लोग को पता चलेगा कि HDFC बैंक के नंबर बाजार को अच्छे लगे या नहीं लगे। बट फिर भी देखा गया तो चलो कल का दिन भी इंतजार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन बाजार में भी आप सभी लोगों को पता ही है HDFC बैंक का शेयर यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आप देख सकते हैं, देखिए $65 के आसपास। तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पे कहेंगे कि पूरे बाजार का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। अभी तक अगर आपने देखा भी होगा, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो, तो HDFC बैंक का जो अमेरिकन बाजार में जो स्टॉक है, ठीक है, उसको नंबर के बाद हम लोगों ने कभी इसको ट्रैक नहीं किया। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि HDFC बैंक के अभी तक जितने भी नंबर आते थे वो सैटरडे को आते थे। ठीक है, बट उस जैसे मर्जर हुआ उसके बाद अभी हम लोगों ने देख लिया अलग अलग टाइम पे अभी इनके नंबर आना स्टार्ट हो गए, एंड अभी तो हम कह सकते हैं मंगलवार के दिन हम लोग को नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए पहली बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे HDFC बैंक के नंबर अमेरिकन बाजार में कैसे रिएक्शन देते हैं। तो कल के दिन का एक अनुमान ओवरऑल हमारे बाजार का भी निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हो कि नंबर आने से पहले क्या चल रहा था HDFC बैंक में, कोई खास तेज़ी नहीं, बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो चलिए अभी आ जाते हैं HDFC बैंक के नंबर्स कैसे रहे उसको स्टडी कर लेंगे। है तो एकदम बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, पहले से ही लार्ज कैप थी, एंड 2 लार्ज कैप कंपनीज का मर्जर हो गया तो और मेगा लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। ठीक है, तो चलो जंप कर लेते नंबर्स की ओर। तो ठीक है, नंबर्स यहाँ पे मैंने ओपन कर लिए। जो भी फिगर्स रहेंगे सबके करोड़्स में हम लोग को देखने को मिलने वाले। एंड देखिए, डायरेक्टली नंबर को पढ़ना नहीं होता है, डायरेक्टली मतलब नंबर्स वैसे तो पढ़ना होता है, बट हाँ, एक थोड़ा सा रफली आपको कुछ चीज़ें, छोटी मोटी बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक का मर्जर हुआ कि नहीं। हाँ, तो ये वाले जो नंबर्स है कौन से, हम सीक्वेंस क्या चेक कर लेते हैं। ये इस वक्त के नंबर दिसंबर, फिर ये सितंबर, फिर ये दिसंबर, हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये वाले नंबर को तो सबसे पहले फाड़ कर फेंक देना है। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि तभी देखा गया तो ये HDFC बैंक के सिंगल नंबर आपको देखने को मिलेंगे, एंड ये वाले जो 2 नंबर्स है इसमें आप लोगों को मर्जर का नंबर कंपोनेंट देखने को मिल जाएगा। आप फिगर से ही अंदाजा लगा सकोगे। अगर आप डायरेक्टली ईयरली नंबर कंपेयर करने बैठ जाओगे तो आपको लगेगा वाह क्या ग्रोथ है, वाह क्या ग्रोथ है। तो ऐसा नहीं है भाई, तो ये मर्जर के नंबर है तो अच्छे ही दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको भी पता थी, सिर्फ मैंने आपको याद दिला दिया। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ लेते हैं। स्टैंड अलोन नंबर्स को ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। बैंक्स के नंबर्स हमेशा यूजुअली स्टैंड अलोन बेसिस के हिसाब से कंसिडर करने होते हैं। तो सीक्वेंस तो देख लिया, तो टोटल इनकम ही देख लेंगे। तो टोटल इनकम देखिए कितना है, 81,700 करोड़। ठीक है, थोड़ा राउंडेड फिगर ही बात करेंगे, 81,700 करोड़। लास्ट टाइम कितना था, 78,400 करोड़। और उसके पहले देखिए 51, ये तो कंपेरेबल है ही नहीं। ठीक है, बट फिर भी एक थोड़ा सा बोल लिया तो ऐसा लगेगा भाई 51 से 81, 30,000 करोड़ एक्स्ट्रा है साल भर में। तो ऐसा नहीं, वो मर्जर हुआ है ना, इसीलिए। तो इसलिए इन चीज़ों को कंपेयर मत करना, सिर्फ यही देखना 78 का कितना हो गया, 81। ठीक है, तो इस वक्त की अगर मैं बात करूँ, अभी हम Q3 पढ़ रहे हैं ना, एटलीस्ट हमारे पास पिछले क्वार्टर के हिसाब से कंपैरिजन करने के लिए कुछ डेटा तो अवेलेबल है। लास्ट टाइम जब Q2 के नंबर थे कुछ डेटा ही अवेलेबल नहीं था, बिकॉज वो हम लोगों को पहली बार ही ये सारी मर्जर जैसी चीज़ें होती हुई देखने को मिली थी इसके पहले के। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, उसके पहले भी हम लोगों ने यही चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो अभी इतना कमाने के लिए कितना खर्च किया है वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर लिखा है 58, 55। ठीक है, ये तो नॉन कंपेरेबल है 32। तो इनकम से एक्सपेंस हटेगा तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। अभी लॉस की तो बात होगी नहीं भाई, इतना बड़ा बैंक है, प्रॉफिट ही रहता है। अब प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, अभी प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकते हो। ठीक है, बिफोर प्रोविजन, बिफोर कंटिजेंसी, बिफोर टैक्स कितना है, 23,650 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में कितना था, 22,700 करोड़ ऑलमोस्ट, मतलब 23,600, ये कितना था 22,600, ऐसा भी पकड़ लो। मतलब क्या है कि हाँ, इस वक्त के क्वार्टरली नंबर्स हम लोगों को ऑपरेटिंग लेवल पे बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ईयरली देखने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे ही दिखेंगे। 19,000 का, 22,000, 23,000 अच्छा ही दिखेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हम बैंक्स के नंबर पढ़ते हैं तो एनपीपी को कंसिडर करना होता है,
फाइनेंशियल वर्ल्ड में ऐसा कोई टर्म नहीं है एनपीपी करके, बट येस ये आपको आसान भाषा में समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं ऐसी बातें बोलते रहता हूँ। एन स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट, तो इसको हम लोग देखेंगे। पी स्टैंड्स फॉर प्रोविजन एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि ओवरऑल बैंक के नंबर कैसे आए करके। बाकी कंपनीज के नंबर हम पढ़ते हैं तो हम लोगों को सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं और अंदाजा लग जाता है कि कितना कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है करके। इस केस में प्रॉफिट अच्छा आने के बावजूद भी मार्केट इसको थम्स डाउन दे सकता है अगर प्रोविजन बड़ा होगा या फिर एनपीए बड़े होंगे तो, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ें बताते हैं कि आने वाले समय में भी इस बैंक के नंबर खराब आ सकते हैं करके। सो फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो, बट पिक्चर अभी भी बाकी है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट इमीडिएटली आपको क्या बताना पड़ता है आप देख सकते हो। थोड़ा सा अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ तो पॉइंट आप देख सकते हो किधर चला गया। पॉइंट नंबर 7 आपने देख लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके नीचे ही तुरंत आपको बताना पड़ता है प्रोविजन। प्रोविजन मतलब क्या कि कितना पैसा भाई हम लोगों ने लोन के फॉर्म में दिया है, जो कि शायद से आज की तारीख में, शायद से, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद से वापस नहीं आएगा, तो वो प्रॉफिट से हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, येस बैंक ने जो झोल किया था ना वो इसी में ही किया था कि अपने शेयर होल्डर को बता नहीं कि कितना पैसा उन्होंने दिया है वो वापस आया नहीं करके। ठीक है, एंड बाद में जब सब कुछ ऑडिट बिडिट प्रॉपर हुआ रवनीत गिल के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, तब पता चल गया कि भाई 1.5 लाख करोड़ का प्रोविजन तो इन्होंने छुपाया है। सो प्रोविजन आप देख सकते हो कितना है, 4200 करोड़ का प्रोविजन है। मतलब बैंक मानता है कि 4200 करोड़ आज की तारीख में मान के चलो कि नहीं आएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, शब्द क्या मैंने इस्तेमाल किया, मान के चलो, ये नहीं है कि लॉस है करके, मान के चलो। इसीलिए आप देख सकते हैं जो 23,000 का प्रॉफिट है उसमें से 4,000 हटाकर नीचे आपको प्रॉफिट वापस बताना पड़ता है, वो कितना है 19,430। ठीक है, तो ये प्रोविजन का इंपॉर्टेंस होता है। देन पिछले टाइम प्रोविजन कितना था 2,900, इस वक्त कितना 4,200, मतलब डबल, ऑलमोस्ट डबल के आसपास देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे नोट नंबर 8 लिखा हुआ है तो इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए नोट नंबर 8 आपको क्या बताता है तो वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर पढ़ना इतना सिंपल नहीं होता है, ये जो हम 10-15 मिनट में चीज़ें करते हैं ना, इसको ओवरव्यू आप कह सकते हो। ठीक है, सो आप देख सकते हो नोट नंबर 8 में यहाँ पे बताया हुआ है कि बैंक्स ने यहाँ पे कंटिंजेंट प्रोविजन यहाँ पे बनाया है, कितना 1219। क्यों बनाया भाई, क्योंकि आरबीआई का सर्कुलर आया था 19 दिसंबर को, तो उस हिसाब से उनको क्या करना पड़ेगा, अभी कंटिंजेंट प्रोविजन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मतलब ये उनको और एडिशनल मानकर यहाँ पे चलना पड़ेगा कि कितना पैसा डूब सकता है करके। अगर ये यहाँ पे आरबीआई का सर्कुलर अगर यहाँ पे नहीं आता तो ये वाला फिगर नहीं होता वहाँ पे। तो इसीलिए वो चीज़ें हम लोग को बढ़कर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो गया, प्रॉफिट कंपनी का और नीचे आ गया, जो कि पिछले इसमें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर नोट यहाँ पे पता कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद प्रॉफिट कितना है 19,400, 19,700। ठीक है, इसको तो कंपेयर करना ही नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा सा फ्लैटिश डाउन नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग। उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा एंड फाइनल प्रॉफिट जो सामने आएगा, ठीक है, तो वो कितना है फाइनल प्रॉफिट 12th नंबर पे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नहीं, उसके बाद आपको नीचे आना पड़ेगा, यस 14th नंबर पे लास्ट है 14th नंबर के प्रॉफिट 16,372 करोड़। ठीक है, और लास्ट टाइम कितना था 15,976 करोड़। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 15,000 का कितना हो गया 16,300। ठीक है, ईयरली पहले जाना ही नहीं है, वो 12,000 वाला कोई सेंस की बात नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ओवरऑल कैसे रहे एचडीएफसी बैंक के नंबर, तो ठीक ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बट अभी भी पिक्चर बाकी है। वाई, हाँ, क्योंकि हम लोगों को एनपीए भी तो देखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, नीचे आएंगे, ईपीएस तो आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलेगा जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने प्रॉफिट देखा है। तो ईपीएस देख सकते हैं 21.58, 21.13, ठीक है, 21.90, तो सब कुछ उसी लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं नीचे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एनपीएस। तो एनपीएस में देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए आप देख सकते हो कितना है 31,000 और उसके पहले 31,500। ठीक है, तो ईयरली तो जाना ही मत, 18,000 से ऐसे लगेगा कि 31 की क्या बिजनेस कर रहे हैं करके। ठीक है, इसको तो कट ही कर लेना। सो 31,500, तो चलिए ग्रॉस एनपीए अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट इसको परसेंटेज के फॉर्म में थोड़ा सा देखना बेटर रहता है। तो सी पॉइंट आप देख सकते हो, ग्रॉस एनपीए टू द ग्रॉस एडवांसेस, तो 1.26 है 1.34, तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। 1.34 से 1.26 हुआ है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेट एनपीए तो कैसे भी करके नीचे यहाँ पे ला ही जाता है, जो कि आप नीचे भी देख सकते हो कितना है नेट एनपीए 0.31, 0.35। ठीक है, अगर बीच में आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि नए रूल्स भी आ चुके हैं, कौन से, कि डिविडेंड के चलते। उसमें ये एक पॉइंट था कि अगर नेट एनपीए किसी भी बैंक का 6%
तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, 1% उसके ऊपर, तो वो बैंक क्या कर सकता है, डिविडेंड नहीं दे सकता है करके, ठीक है। तो इस बैंक का तो कोई टेंशन है ही नहीं। आप देख सकते पॉइंट में 1% के आसपास ही चीज़ें देखने को मिल रही है। 1% भी वो ग्रॉस वाला है, नेट तो हम लोग को बिल्कुल पॉइंट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो HDFC बैंक तो उस कॉन्टेक्ट से हम लोग को बाहर ही देखने को मिल जाता है, एंड मैक्सिमम सारे बैंक ही इस चीज़ से आपको बाहर ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अभी किसी का अगर नेट NPA भी अगर 6% उसके ऊपर है तो भाई मतलब वो बैंक मतलब चला रहा है कि क्या कर रहा है वो मतलब देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। तो अभी तक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, तो इसमें क्या क्या पता चला, प्रॉफिट ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है। देन प्रोविजनिंग की अगर हम लोग बात करें वो तो एडजस्टमेंट है, इस चीज़ के चलते वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला। अभी जैसे सर्कुलर आएगा उस हिसाब से ही करना पड़ता है। एंड अगर हम लोग NPA की बात करें, NPA का डेटा अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो HDFC बैंक के नंबर हमेशा की तरह बड़ी कंपनी ना, इनमें आप लोगों को कोई ऐसा सुपर डुपर एकदम एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी कि स्टॉक एकदम ऐसा ही कुछ हो गया करके, ठीक है। तो एक मर्जर के बाद तो और भी एक कंपनी हम लोग को बड़ी बनती हुई देखने को मिल चुकी है। सो जैसा परफॉर्मेंस रहता है एवरेज, उसी के हिसाब से हम लोग को देखने को मिले। और देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले इनके Q4 देन अगेन Q1 Q2 Q3 नंबर्स भी हम लोग को वैसे ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ, बट ये बात भी सच है कि इनका एवरेज टास्क क्या रहता है कि भाई एटलीस्ट 5 साल में डबल करो, जो 5 नहीं तो 6 में तो करो। तो उसमें भी ये बैंक थोड़ी सी फेल होती हुई देखने को मिल चुकी है। 5 साल में कितने, ओनली 57% की रिटर्न्स। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्वेस्टर को इन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंट यहाँ पे ज़रूर किया है। अभी नेक्स्ट हमारा टास्क यहाँ पे क्या रहेगा कि यस, HDFC बैंक का जो ADR है अभी उसको हम लोगों ने यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रखना है। आई होप आज के दिन अमेरिकन बाजार यहाँ पे ओपन रहेगा, तो ये जो HDB है ये हम लोग को बताएगा कि HDFC बैंक के नंबर बाजार को अच्छे लगे या नहीं लगे, क्योंकि इनके नंबर्स जिस प्रकार से यहाँ पे दौड़ेंगे, ठीक है, ये इंटायर क्या करेगा, बाकी बैंकिंग इंडस्ट्री के नंबर्स में भी एक झलक छोड़कर जाएगा, जैसे कि TCS इन्फोसिस ने किया, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते बैंक निफ्टी में भी हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इनडायरेक्टली निफ्टी 50 के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आ ही जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे को मैंने जितना हो सके डिटेल में कवर कर लिया, ताकि आप लोगों को हर एक टर्म का जो इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल टर्म है उसका आपको अर्थ यहाँ पे समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो इसलिए ये थोड़ा वीडियो बड़ा भी यहाँ पे बन चुका है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।